हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ सिंह। आज स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 17। आपका हिस्ट्री का चैप्टर है। नेशनल मूवमेंट 1885 टू 1918, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर 1918 तक। आपका इस चैप्टर में 1918 तक की बातें की जाएंगी। इसमें आपका कांग्रेस का उदय कैसे हुआ, किन किन पार्टियों से किन किन लोगों का योगदान था कि कांग्रेस पार्टी आपकी बनी उस समय पे। उसके बाद उस पार्टी को आगे बढ़ाने में किसका इसका कितना योगदान था। उसके बाद गांधी जी का आगमन कैसे हुआ, उनकी शुरुआती लाइफ कैसी थी। उसके बाद उन्होंने कौन कौन से आंदोलन, हालांकि पूरे आंदोलन इस पर दिए नहीं हुए हैं। हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे, अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हमें उनके सारे आंदोलनों के बारे में जानकारी मिलती चली जाएगी, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं आपके। फर्स्ट है आपका, हाउ डिड द प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एस्टेब्लिश टू द स्टेटस ऑफ ऑल इंडिया नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। भारत के जो प्रांतीय संगठन है, प्रोविंशियल क्या होते हैं, प्रोविंशियल एक हिसाब से कहा जाए तो होता तो प्रांत है, लेकिन कई जगहों पे इसको स्टेट का दर्जा दिया जाता है ना। जैसे आपका जब ब्रिटिश रूल था तो उस टाइम पे जैसे मध्य प्रदेश आपका एक प्रोविंस था, है ना, प्रोविंशियल कहलाता था, प्रांत कहलाता था। आज भी कई और जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आज भी स्टेट के तौर पे प्रोविंशियल के नाम से उनको जाना जाता है। स्पेशली चाइना में आपका या पाकिस्तान में भी आपका प्रोविंशियल आज भी चलन भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो जब भी प्रोविंशियल की बात होगी आप समझ लीजिएगा स्टेट। ओके। तो भारत के प्रांतीय संगठन किस प्रकार अखिल भारतीय राष्ट्रीय संगठन के रूप में स्थापित हुए। व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ मॉडरेट कांग्रेस। उदारवादी कांग्रेस की कार्यप्रणाली का क्या प्रभाव पड़ा। उदारवादी और उदारवादी का मतलब होता है कि लिबरल। लिबरल मतलब अगर कोई दो तमाचा आपको मार भी दे तो आप उसके ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे, तीसरी बार भी आप गाल आगे कर देंगे, उसको कहते हैं लिबरल, है ना, उदारवादी कांग्रेस। इसकी हम थोड़ा सा और भी परिभाषा जानेंगे। इसका विभाजन भी हुआ था 1907 पे, उसके बारे में भी जानेंगे क्यों विभाजन हुआ था। उदारवादी और उग्रवादी दो चीज़ें चलती हैं। एक उदारवादी जो कांग्रेस का मूल मंत्र है, दूसरा आपका उग्रवादी। उग्रवादी मतलब जो ज़्यादा हाइपर रहते थे। ये देखिए पूरा बेस्ड है ये देश की आज़ादी को लेके। तो उस टाइम पे दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स बने थे। एक बना था आपका उदारवादी का, लिबरल्स का, जो जिसमें गांधी जी थे, नेहरू, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले और रानाडे जी। तो ये लोग आपके उदारवादी में थे। उग्रवादी में आपके लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, है ना, और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान। तो ये सब आपका उग्रवादियों का था। सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। तो ये सब आपके उग्रवादी में थे। तो उग्रवादी से आप ये मत समझ लीजिएगा कि आतंकवादियों को भी उग्रवादी कहा जाता है, तो जो कांग्रेस के विभाजन के बाद जो लोग निकले वो आतंकवादी कहलाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। उग्रवादी का मतलब जो ज़्यादा हाइपर होते हैं, जो ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए, है ना। और उदारवादी जो बस हो गया, चलने दीजिए, काम चलाओ, है ना। ठीक है। तो व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ मॉडरेट कांग्रेस। उदारवादी कांग्रेस की कार्यप्रणाली का प्रभाव क्या था। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ इंडियन पीपल ऑन द पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल विभाजन पर भारतीय जनता का क्या प्रतिक्रिया हुई थी। बंगाल विभाजन आपको पता होना चाहिए 1905 में। ये हमने जब पहले अपन हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसमें हमने बताया था कि बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था। उसका रीज़न क्या था उसको अलग करने का, वो भी हमने बताया था कि बंगाल में आपकी बंगाल आपका क्रांतिकारी गतिविधियों का आपका केंद्र हुआ करता था, सेंटर हुआ करता था, जिसकी वजह से जो भी उस टाइम पे बड़े बड़े मूवमेंट्स आपके होते थे वो स्पेशली बंगाल से होके निकलते थे, है ना। कलकत्ता हो गया, बंगाल हो गया, कई मूवीज़ भी इनके ऊपर बनी हुई हैं। तो वो आपका हेड हुआ करता था। तो अंग्रेज़ों को इस चीज़ का भय था कि हो सकता है आगे चल के ये क्रांतिकारी गतिविधियाँ और भी ज़्यादा हाइपर हो जाएं, एग्रेसिव हो जाएं ये लोग, और हमारा यहाँ पे सेटअप हमेशा के लिए नहीं बना रहे। इसलिए 1905 में इन्होंने बिहार को अलग कर दिया बंगाल से, है ना, जिससे कि क्रांतिकारी गतिविधियों में थोड़ा सा ढीलापन आ जाए या फिर ये कमज़ोर पड़ जाए। क्योंकि पहले पूरा बंगाल आपका एक था,
जिसमें से आज आपका जो ईस्ट पाकिस्तान है, जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, वो भी आपका बंगाल का एक हिस्सा था, है ना। तो मान लीजिए अब ईस्ट पाकिस्तान हो गया, आज का प्रॉपर बंगाल हो गया, है ना। और आज का बिहार हो गया। बिहार जो कि पहले बिहार में आपका झारखंड भी हुआ करता था, वो भी बिहार का हिस्सा था। तो मतलब ये सारी चीज़ें, ये अगर ये चार जगहों को मिला दिया जाए तो वो 1905 या 1905 के पहले वाला बिहार आपका कहलाता था। ठीक है। तो इतने बड़े एक स्टेट को एडमिनिस्ट्रेट करना, उसकी प्रशासनिक गतिविधियों गतिविधियों को पूरी तरीके से सुचारू तौर पे चला पाना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम होता था। आज भी देख लीजिए कि इतना बड़ा स्टेट आज अपने पास नहीं है, उससे स्टेट छोटे ही हैं, है ना। तो इसको डिवाइड कर दिया गया दो जगहों पे, जिससे कि क्रांतिकारी गतिविधियों पे लगाम लगाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके। अब जबकि दो स्टेट बन चुके थे, तो दोनों स्टेट्स पे अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए लोग लगाए गए थे, तो वो ज़्यादा अच्छे से काबू करने पे इसलिए इसको अलग किया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे अपन? हाउ डिड एक्सट्रीमिस्ट ग्रो इन कांग्रेस? कांग्रेस में उग्रवाद का विकास कैसे हुआ, वो भी हम देखेंगे। हाउ डिड द मुस्लिम लीग कम इनटू एक्जिस्टेंस? मुस्लिम लीग की स्थापना किस प्रकार हुई थी? 1906 में आपका मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ये एक मुख्य कारण था। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने जानबूझ के मुस्लिम लीग का स्थापना की थी उस टाइम पे, जिससे कि वो आगे चल के इसका इस्तेमाल कर सके किसी न किसी काम में। इसको आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो मुस्लिम लीग आपकी कांग्रेस का विभाजन हुआ है, उसके बाद आपका कई और चीज़ों के बाद मुस्लिम लीग क्या कहते हैं, वर्किंग में नहीं थी। ये काफ़ी टाइम तक रुकी हुई थी। उसके बाद अचानक से जब मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री रहा है, उसने इसका भरपूर उपयोग किया था मुस्लिम लीग का। तो इन्होंने पूरी तरीके से कोशिश की थी, बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था मुस्लिम लीग ने कि पाकिस्तान को हिंदुस्तान से अलग किया जाए। तो इनका बहुत बड़ा रोल था, है ना। और ब्रिटिशर्स का भी बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को इस बात की चिंता लगी रहती थी कि देखिए किसी भी देश में, जैसे मान के चलिए कि ब्रिटिशर्स ने इस देश पे काफ़ी टाइम तक आपका रूल किया था, तकरीबन 200 साल तक रूल किया था, अप्रॉक्सीमेटली 200 साल राउंड फिगर करके। तो उन्होंने काफ़ी हद तक हम पे अत्याचार भी किए थे। मतलब एक लिमिट होती है, उस लिमिट को पार कर देना, इस तरह से इस देश के लोगों के ऊपर अत्याचार किया गया था। तो ब्रिटिशर्स को इस बात की टेंशन थी कि अगर ये देश आपका आज़ाद होता है 1947 पे, ये देश अगर आज़ाद होता है, या 1947 के बाद भी अगर ये देश आज़ाद होता है, तो पूरा अगर एक एरिया एक साथ रहेगा और उनके मन में ये भावना अगर बनी रहेगी कि हमने इस देश पे कितना अत्याचार किया है, कितना हमला किया है, तो वो आगे चल के इस चीज़ को रिवेंज के तौर पे देख सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे ये ब्रिटेन पे हमला कर दें, इंग्लैंड पे हमला कर दें, है ना। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए एक प्रॉपर इन्होंने प्लान बनाया था, प्रॉपर एक प्लान बनाया था कि किस तरह से हम जाते जाते भी इस देश का घाटा कर जाएं। तो उन्होंने एक आपका पाकिस्तान का निर्माण करवा दिया, एक आपका ईस्ट पाकिस्तान हो गया, और इंडिया तो है ही है। तो फिर आगे चल के आपका ईस्ट पाकिस्तान भी अलग हो गया, वो बांग्लादेश हो गया। तो भारतीय उपमहाद्वीप में नए नए देश कौन से बने? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया तो था ही। अब ये तीनों आपस में लड़ते हैं। पाकिस्तान भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है ना। बांग्लादेश भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि वहाँ से भी आपके जो रिफ्यूजीज होते हैं वो धीरे धीरे आपके असम, त्रिपुरा, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल से आपका भारत में इंटर करते रहते हैं, है ना। तो आज भी हम इस चीज़ पे भिड़े हुए हैं, ये भी आज हमारे लिए एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट वर द रीजंस ऑफ द स्प्लिट इन कांग्रेस? कांग्रेस के विभाजन के क्या कारण थे? जो आपका 1907 में हुआ था विभाजन आपका, उसके क्या कारण थे? अध्यक्ष को लेकर प्रॉब्लम थी, विचारधारा को लेकर प्रॉब्लम थी। व्हाट वाज द आइडियोलॉजी ऑफ गांधी जी व्हेन ही इंटर्ड पॉलिटिक्स? गांधी जी ने राजनीति में प्रवेश करने के साथ साथ किस विचारधारा का आधार बनाया, क्या विचारधारा थी उनकी? ये पूरा इस चीज़ पे बेस्ड है। चलिए पहले पैराग्राफ से अपन स्टार्ट करते हैं।
The rise of Indian National Congress was a very important event in the history of India, but Congress was not born in a day or two or in a year or two. In fact, there was a long history behind the formation of the Congress, keeping in view the regional and provincial needs in India. Many political and social organizations were founded. Following are the important ones. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, लेकिन इसकी स्थापना एक दो दिन में या एक दो साल में, 4-5 साल में नहीं हुई थी. काफ़ी टाइम लगा था इसको पूरा बनने में, काफ़ी समय लगा था, काफ़ी लोगों ने इस पे विचार विमर्श किया था, है ना. तो एक वास्ट एरिया है इसको पढ़ना. भारत के अलग अलग भागों में लोकल और प्रांतीय स्तर पे अलग अलग आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां और सामाजिक संस्थाएं आपकी स्थापित की गई थी. इनमें से आपकी कुछ इस तरह हैं. 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन इन कलकत्ता में आपका ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी. 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन इन बॉम्बे. और 52 में आपका 1852 में मद्रास नेटिव एसोसिएशन इन मद्रास. मद्रास को आप कंफ्यूज मत होना, बॉम्बे में नहीं है, मद्रास आपका चेन्नई कहलाता है, ठीक है. तो बम्बई में आपकी बम्बई एसोसिएशन, मद्रास में आपकी मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी. मोस्ट ऑफ द मेंबर्स of these bodies belong to higher class in India. These associations mainly worked in their regions. Later on, many more associations came into existence, which were represented by the common masses. तो इन सभी जो भी संगठन थे, एसोसिएशंस थे, इनके जो सदस्य थे, इनके जो लोग थे जो इसमें काम करते थे, वो अधिकतर आपके भारतीय समाज के उच्च वर्ग के लोग थे. उच्च वर्ग आपका चाहे आप जाति से देख लीजिए चाहे रुपये से देख लीजिए, है ना. तो उच्च वर्ग के लोग थे. ये जो संस्थाएं थी मुख्यतः अपने अपने प्रांतों में काम करती थी. अलग, जैसे मान लीजिए जिस जगह पे ये प्रांत बनी है वो उस जगह पे काम करती थी. मतलब राष्ट्रव्यापी तौर पे पूरे देश के लिए किसी एक संस्था का निर्माण नहीं हुआ था. अलग अलग राज्यों, अलग अलग प्रांतों के लिए अलग अलग संस्थाएं आपकी बनाई गई थी. तो बाद में ऐसे कई संगठन बने जो इन एसोसिएशंस की अपेक्षा जनता का अधिक प्रतिनिधित्व करते थे, है ना. तो वो संगठन आपके क्या क्या थे. फर्स्ट है आपका 1870 में पूना सार्वजनिक सभा, है ना. पुणे में आपकी सार्वजनिक सभा थी. 1876 में आपका इंडिया एसोसिएशन था. 1884 में आपका मद्रास महाजन सभा थी. 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन था. द नीड ऑफ रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ पीपल थो एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन वॉज बीइंग फेल्ट फॉर ईयर्स. सुरेंद्रनाथ बनर्जी टुक effective steps toward it by establishing India Association in Calcutta. Surendranath Banerjee qualified the Indian civil services. He was the first Indian leader who organized the people from different parts of India in December 1883 in all India National Seminar of 1883 in All India National Seminar. He again invited a national conference in 1885 in Calcutta. Few other leaders too called for an All India conference in December in 1885. पेज पलट लेना भाई अपने से. सुरेंद्रनाथ बनर्जी की ये फोटो है. ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने जो सिविल सर्विसेज थी, पहले आपकी IAS नहीं होता था, वो ICS होता था, है ना, इंडियन सिविल सर्विसेज. आज है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस. तो ICS को पास करने वाले ये पहले भारतीय थे. और एक लंबे समय से यह आवश्यकता महसूस की जा रही थी कि भारत में आपका एक ऐसा संगठन होना चाहिए वो पूरे देश का नेतृत्व कर सके. वो सभी आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियों का, चाहे उदारवादी समझिए, क्योंकि कुछ टाइम उदारवादी चल रहा था, तो उसका केंद्र हो सके.
वो सभी लोगों को एक साथ लेके, एक साथ मिला के, सभी जगहों से, अलग अलग राज्यों प्रोविंसेस से मिला के सबको आगे बढ़ा सके। तो इसके लिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपना कदम आगे बढ़ाते हुए काम किया कि उन्होंने दिसंबर 1883 में कलकत्ता में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। उसमें सभी लगभग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगहों से, अलग अलग जाति के, धर्म के लोगों को उन्होंने बुलाया और एक राष्ट्रीय सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया, जिसमें सभी लोग एकत्र हुए, सभी लोगों ने अपने विचार विमर्श किए, सभी लोग एक दूसरे की विचारधारा से परिचित हुए। इसी तरह आपका एक और सम्मेलन था जो और लोगों ने बुलाया था, वो 1885 में 1885 में हुआ था। उसको बुलाया गया था कलकत्ता में। ओके, दिसंबर 1885 में बुलाया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपका ना धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी कांग्रेस के गठन के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कांग्रेस आज आप देखते हैं, जिसके अध्यक्ष के तौर पे राहुल गांधी हैं। हालांकि एक इस पर टिप्पणी करना हमारा काम नहीं है, यह आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार की सोच रखते हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। ओके, 72 delegates from all the presidencies and provinces of India met at Bombay from 28 to 30 December in 1885. The conference was presided by Vyomkesh Chandra Banerjee. Thus, Indian National Congress was born. A retired British officer, A.O. Hume, played an important role in the formation of the Congress. He established contact with some of the most important Indian leaders all over the country and received their cooperation in forming the Congress. They participated in the first session held at the Gokuldas Tejpal Sanskrit College in Bombay under the leadership of W.C. Banerjee. The first session of Congress drew regional representative from India. The issue that were discussed in the first session of Congress were not related to religion, caste, language and regions but of all the Indians. देश के जब भी आप गूगल पे सर्च मारेंगे ना कि कांग्रेस का गठन किसने किया था या किसके द्वारा हुआ था, तो उसमें सबसे पहला नाम आएगा A.O. ह्यूम। इसको याद कर लेना, क्योंकि इससे सवाल बनते ही बनते हैं, चाहे आप कहीं भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो A.O. ह्यूम आपका एक ब्रिटिश अधिकारी था, रिटायर्ड था। उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल था किसी भी मतलब कांग्रेस के निर्माण में। ठीक है, देश के सभी प्रांतों से, जो प्रोविंसेस थे, सभी प्रांतों से आपके डेलीगेट्स का मतलब होता है प्रतिनिधि, 72 डेलीगेट्स आपके 72 प्रतिनिधि बम्बई में, उस टाइम के बॉम्बे में, आज के मुंबई में 1885 में 28 से लेके 30 दिसंबर तक एक सम्मेलन हुआ। ठीक है, इस सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। सम्मेलन की अध्यक्षता, जब भी देखिए कांग्रेस करना होगा तो कम से कम 20 सम्मेलन हुआ है आपका 1885 से लेके जब तक आज़ादी नहीं मिली थी 1947 तक, कम से कम 20 से ज़्यादा बार इनके सम्मेलन हुए हैं। और हर एक सम्मेलन में अलग अलग बार इनका कोई ना कोई उस सम्मेलन का लीडर होता है, उस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है ना। जैसे पहला जो सम्मेलन हुआ आपका 28 से 30 दिसंबर तक, इसमें आपका किसने अध्यक्षता की? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि पहली बार व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो हर बार जब भी आपका कोई नया अध्यक्ष मतलब सम्मेलन होता था, तो उसमें एक अध्यक्ष का चुनाव किया जाता था। ओके, जैसे आज जैसे लोकसभा होती है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो हर 5 साल में चेंज हो जाता है, या हो सकता है कि वो 5 साल के अंदर अंदर ही चेंज हो जाए किसी भी रीज़न की वजह से। ओके, तो वो समझ लीजिए कि ये लोकसभा का एक सेशन किया करते थे कांग्रेस वाले, तो उनका भी एक अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक है, तो अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कांग्रेस की स्थापना में एक आपका इसी का A.O. ह्यूम का बड़ा रोल था।
देश भर के जितने भी नामी गिरामी जो भी नेता हुआ करते थे उस टाइम पे, तो ह्यूम ने, जो एक रिटायर्ड अफसर था, उसने देश के सभी नामी गिरामी जो भी जिनकी लोग पब्लिक में पकड़ थी, तो उससे बात की, उसका समर्थन हासिल किया और एक सम्मेलन का आयोजन किया। ओके। बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन किया गया था, जिसमें सारे आपके जो भी मेन रोल वाले नेता होते थे सब वहाँ पे पहुँचे थे। अधिवेशन में जिन समस्याओं पे विचार विमर्श किया गया था, उनका संबंध धर्म, जाति, भाषा, और क्षेत्र के भेदभाव से अलग सभी भारतीयों का था, है ना। मतलब इनका फॉर्मेशन, आपका इनका जो मोटिव था वो धर्म, जाति, भाषा को लेके नहीं था, इससे कहीं ऊपर उठ चुके थे लोग। सभी के लिए इन्होंने कार्य करना सोचा था। अगला है आपका मॉडरेट कांग्रेस एंड इट्स वर्किंग 1885 to 1905। ओके। उदारवादी जो कांग्रेस थी उसकी जो कार्य प्रणाली थी वो 1885 से लेकर 1905 तक वो कैसी थी, उसके बारे में आपको जानना है। उदारवादी कांग्रेस की कार्यप्रणाली के बारे में। द कांग्रेस अडॉप्टेड मॉडरेट पॉलिटिक्स इन इट्स early years of its foundation. According to its founder, President Banerjee, the aim of the Congress was to befriend the active workers with each other for the cause of nation's progress and to unite the people of India for the joint political goals. The initial demands of the Congress were, पहला है आपका, इसको समझ लेते हैं। अपनी स्थापना की शुरुआती वर्षों में कांग्रेस को नरमपंथी भी कहते हैं, और जो दूसरा पक्ष था उसको गर्मपंथी भी कहते हैं, है ना। उदारवादी और उग्रवादी, कंफ्यूज मत होना इस पे। इसके जो पहला अध्यक्ष था वो व्योमचंद्र बनर्जी, WC बनर्जी के अनुसार कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो राष्ट्रीय प्रगति के लिए सक्रिय जो कार्यकर्ता थे, जो उसके एक्टिव कार्यकर्ता थे, उनको आपस में परिचित कराना और भारत की जनता को साझे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए एकजुट करना था। कांग्रेस की जो आरंभिक मांगे थी वो इस तरह से, पहला है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जो स्टेट की और केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधायिका थी, विधानसभा थी, विधान परिषदें थी, उसमें भारतीयों का संख्या बढ़ाना, उनकी प्रतिनिधित्व की संख्या बढ़ाना, है ना। मतलब जैसे आज आपका प्रोविंसियस वगैरह तो नहीं चलता है, आज आपका अलग अलग स्टेट में, इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे, इसको ना हो तो लिख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में दो चीज़ें रहती हैं। जो आपकी मेन संसद है, उसमें संसद 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। पहला देश का प्रेसिडेंट, है ना, दूसरा आपका राज्यसभा, तीसरा लोकसभा, ठीक है। राज्यसभा में अलग अलग राज्यों के लोग जाते हैं, है ना, प्रतिनिधि रिप्रेजेंट करते हैं। लोकसभा में पूरे देश से आपके सांसद चुन के जाते हैं, ठीक है। स्टेट में आपका अलग नियम होता है, और स्टेट का भी आप लिख लीजिएगा अलग से। स्टेट में आपका विधानसभा होती है, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, जिसमें आपके MLA वगैरह होते हैं, जो विधायक होते हैं आपके क्षेत्र के विधानसभा के, वो विधायक आपका लेजिस्लेटिव असेंबली पे चुन के जाता है, जिसका बहुमत ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा वोटों जीता होता है वो आपका जाता है। दूसरा आपका अलग अलग स्टेट्स में इसको अपनाया जाता है, ये ऑप्शनल होता है, आप इसको चाहे तो अपनाएं, चाहे ना हो तो ना अपनाएं। अपने लेजिस्लेटिव असेंबली पे, विधानसभा पे एक आपका बिल पारित करना होता है कि हमको अपने राज्य के लिए एक लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, है ना। विधान परिषद, काउंसिल को परिषद कहा जाता है। असेंबली आपका विधानसभा हो गई और लेजिस्लेटिव काउंसिल आपका विधान परिषद हो गई। तो इसमें, इस विधान परिषद में उसी लेजिस्लेटिव असेंबली के कुछ लोगों को एक निश्चित परसेंटेज होता है
शायद 30% के ऊपर, उतने लोग आपका 30% 30% के ऊपर लोग आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल पे होने चाहिए। तो कांग्रेस का क्या मांग था कि प्रांतीय और केंद्रीय विधायी परिषदों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उसमें भारतीयों की प्रतिनिधि को बढ़ाना। जैसे आज के टाइम पे हम स्टेट का लेते हैं, जो विधानसभा होती है उसमें अलग अलग सीटें लोगों के लिए रिजर्व हैं, है ना। जैसे जनरल्स की सीट आपकी अलग होती है, इसी तरह से आपकी शेड्यूल कास्ट की सीट अलग होती है, शेड्यूल ट्राइब की सीट अलग होती है, और ओबीसी की सीट अलग होती है, और कुछ और भी होते हैं जैसे बैगा जनजाति हो गई, भील हो गए, आपके बहारिया हो गई। इस तरह से जो अलग अलग बहुत आदिवासी जातियां होती हैं उनके लिए सीटें रिजर्व होती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि मध्य प्रदेश स्टेट में आपका मान लीजिए 231 सीटें विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 230 सीटें आपकी अलग हैं, एक सीट आपकी एंग्लो इंडियन के लिए होती है, मतलब आंग्ल भारतीय, है ना। आंग्ल भारतीय हम फिर कभी समझेंगे, फिलहाल हम 230 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। 230 सीटें हैं, 230 सीटों में सबके लिए सीटें रिजर्व हैं। जनरल की सीट इतनी है, ओबीसी कितनी है, इतनी इतनी इतनी। ये इसलिए किया जाता है, सीटें रिजर्व इसलिए की जाती हैं एससी एसटी ओबीसी या जंगल विभाग आदिवासियों की, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व भी सरकार में बना रहे, वो भी अपने क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर सकें, है ना। ऐसा नहीं हो कि उनकी कोई मांग ही ना हो, वो कुछ कर ही नहीं पाए, कॉपरेट ही नहीं कर पाए, लोगों के बीच आ ही नहीं पाए। उनको मुख्य धारा में, समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए गवर्नमेंट ऐसा रूल निकालती है कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सीटें रिजर्व होती हैं कि वो भी गवर्नमेंट में अपना योगदान कर सकें, और वहाँ के लोग जो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं वहाँ के लोगों का भी वहाँ भी योगदान कर सकें। तो कांग्रेस ने ये मांग की थी कि केंद्रीय विधायी परिषदों में भारतीयों का योगदान बढ़ना चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पे जो असेंबलीज वगैरह होती थी उसमें टोटल अंग्रेज होते थे। जितने भी विधायक हो गए, जितने भी सांसद हो गए या अफसर हो गए, सबके सब अंग्रेज होते थे। तो कांग्रेस का मानना था कि अपनी मांग को उठाने के लिए, अपने बातों को समकक्ष रखने के लिए हमें भी वहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व बढ़ाना चाहिए। तो ऐसी मांग रखी गई थी। सेकंड है आपका, टू अरेंज सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इन इंडिया एंड टू रेज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर इट। हमने बात की थी कि जो आपका सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है वो कहाँ होता था पहले, ब्रिटेन में होता था। होता कितना था, इंग्लिश में। पहले एज आपकी शायद 21 थी, फिर उसको घटा के 19 कर दी गई थी, है ना। 21 साल पहले एज थी, फिर 19 साल एज कर दी गई थी आईसीएस के एग्ज़ाम के लिए। तो कांग्रेस का ये मानना था कि भारत में जो सिविल सर्विस जो आईसीएस का एग्ज़ाम होता है वो एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन में नहीं होना चाहिए, वो एग्ज़ाम आपका इंडिया पे भी होना चाहिए, जिससे कि लोग यहाँ पे भी अफोर्ड कर सकें इस एग्ज़ाम को देने के लिए। कौन जाएगा ब्रिटेन नाव पकड़ के या जहाज़ पकड़ के। तो उसके लिए उन्होंने किया था कि ये एग्ज़ाम आपका भारत में होना चाहिए, और जो एज लिमिट है उसको भी इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर 19 ईयर्स है या 21 है, जो भी हो, उसको और बढ़ाना चाहिए। भाई 21 साल की एज में कौन आईएएस बन सकता है, 21 साल में तो ग्रेजुएशन ही ख़त्म होता है, ठीक है। थर्ड है आपका, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रचार प्रसार। जो अलग अलग हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में कि एजुकेशन पॉलिसी आपकी ब्रिटिशर्स की क्या थी, किस लिए थी, क्यों थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने कहा था कि एजुकेशन को बढ़ावा मिलना चाहिए और सही एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगला है आपका, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इन इंडिया। भारत का औद्योगिक विकास होना चाहिए। तो उससे फिर आपका 19वीं सेंचुरी की बात है, आपका इंडस्ट्रीज़ वगैरह की स्थापना होनी शुरू हो गई थी। कहीं राउरकेला में हुई थी, कहीं भिलाई में हुई थी, है ना। अलग अलग देशों की सहयोग से ये आपका स्थापित किया गया था इंडस्ट्रीज़ वगैरह। अगला है आपका, रिलीफ ऑफ फार्मर्स फ्रॉम द लोन्स। किसानों को जो उनको कर्ज लिए हुए थे उसमें राहत मिलनी चाहिए। कर्ज तो हर कोई देता था, चाहे गवर्नमेंट दे दे, चाहे लोकल सूदखोर दे दे, या गवर्नमेंट किसी को अपॉइंट करके रखी है उस गांव पे या उस शहर में, वो दे दे,
है ना, कोई साहूकार दे दे, तो वो कर्ज से उनको राहत दिलाना चाहते थे। अगला है आपका अमेंडमेंट इन आर्म्स एक्ट, जो हथियार कानून था उसमें संशोधन। आपका 1857 का जो आपका रेवोल्यूशन हुआ था, उस टाइम के पहले देखिए, ये देश अंग्रेजों का नहीं था, ये देश मुगलों का नहीं था, ये देश तुगलक का नहीं था, खिलजी का नहीं था, बाबर का नहीं था, अकबर का नहीं था। ये देश सिर्फ भारतीयों का था, जो यहाँ पे पहले से रहते हुए आ रहे थे। तो यहाँ पे हथियार सभी के पास थे। ठीक है, पहले राजतंत्र हुआ करता था, उसमें तलवारें पहले चला करती थी, भाले चला करते थे, तोप हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे आपका कालांतर में चीज़ें मॉडिफाइड होने लगी, प्रोग्रेस होने लगा चीज़ें, तो तलवारों से लड़ाइयाँ बंद हो गई, धीरे धीरे गन्स आ गई। तो 1857 तक बहुत लोग पास हथियार था, लगभग अप्रॉक्सीमेटली सबके पास हथियार हुआ करते थे, हर घर में हथियार हुआ करते थे। तो वो रेवोल्यूशन जब हुई थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कान खड़े हो गए थे कि भैया अगर दोबारा ऐसा ऐसा और भी अगर सुनियोजित तरीके से अगर हमला किया गया तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने ये चीज़ की थी कि आर्म्स एक्ट ले आए थे, उन्होंने उन्मूलन कानून ले आया था, जिसकी वजह से उन्होंने नए हथियार भारतीयों को देना बंद कर दिए, जितनी भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी उस पर कब्जा कर लिया। और तीसरा, हर घर पे छापेमारी होती थी कि जिसके पास भी हथियार निकलेगा उसको या तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा या मार दिया जाएगा, या हथियार आपके जब्त कर लिए जाएंगे। तो कांग्रेस चाहती थी कि हथियार का जो कानून है उसमें थोड़ा सा संशोधन हो, उसमें थोड़ा सा रिलीफ मिले। ओके, आगे है आपका कांग्रेस लीडर्स लाइक दादा भाई नौरोजी, बहरुद्दीन तैयबी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को बताते चले कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के ऑफिशियल गुरु थे। महात्मा गांधी ने उन्हें अपना आधिकारिक तौर पर गुरु बना के रखा था, गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था ये मुझे याद नहीं आ रहा फिलहाल अभी। रहमतुल्लाह सयानी आनंद, क्या क्या तो नाम है इनके यार, वेट, रहमतुल्लाह सयानी, आनंद चाटलू, वाह आनंद चाटलू, क्या ही नाम है इनका, शंकरम नायर, रमेश चंद्र दत्त were of the belief that whenever British government will release the relevance of their demands, those will be automatically met. दादा भाई नौरोजी को द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्होंने अर्थशास्त्र में डिग्री वगैरह ले रखी थी, तो कोई नियम निकाला था इन्होंने इकोनॉमिक्स का, याद नहीं आ रहा फिलहाल अभी, आगे चल के फिर देखेंगे। तो दादा भाई नौरोजी, बहरुद्दीन तैयबी नाम आपने जान लिए हैं। तो शंकरन नायर, रमेश चंद्र दत्त जैसे कांग्रेस के नेताओं को विश्वास था कि जब भी ब्रिटिश सरकार को उनकी जो मांग थी उनके औचित्य पर विश्वास हो जाएगा तो वे मांगे मान ली जाएंगी। तो उदारवादी या नरमपंथी होने का एक घाटा था कि ये किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसकी हद तक नहीं जा सकते थे, एक लिमिट क्रॉस नहीं कर सकते थे। ये सिर्फ उन मांगों को, मतलब एक नहीं होता, एक छोटा बच्चा अपने पिताजी से मांगता है कि पापा पापा ये चीज़ हमको दे दो, वही रोल था। मैं इसके आगे 2-3 क्वार्ट और दूंगा आपको, वो आप समझ जाएंगे। तो कांग्रेस नेताओं की ये विश्वास था कि जब भी ब्रिटिश सरकार उनकी मांगों की पीछे जो उनका मोटिव है उस चीज़ को जान जाएगी तो वो ज़रूर हमारी मांगों को पूरा कर देगी। अरे काहे पूरा कर देगी यार, उसको गुलाम बना के रखना है, ना कि तुम्हारा भला देखना है। तो देखिए कुछ चीज़ें और देख लेते हैं अब। इसमें जो मैंने कहा था कि जो ऊंचे दर्जे के लोग हैं वो इसमें जो शुरुआती कांग्रेस थी उसमें ज़्यादा लोग थे, जैसे आपके पत्रकार हो गए, वकील हो गए, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए। तो ये सारे लोग शुरुआती दौर में आपके कांग्रेस में ज़्यादा भाग ले रहे थे। ये जो उदारवादी नेता थे, अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति आपके ऑनेस्ट थे, निष्ठावान थे, जिसको कहते हैं ईमानदार थे, तथा उन्हें अपना शत्रु नहीं मानते थे, है ना। ये मैं एक दूसरी बुक से पढ़ रहा हूँ मैं,
ये उदारवादी नेता अंग्रेजी सरकार के प्रति निष्ठावान थे, जिसको हम ईमानदार कहते हैं, तथा उन्हें अपना शत्रु नहीं मानते थे। दादा भाई नौरोजी के कुछ शब्द हैं जो अंग्रेज़ों के प्रति उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति का पता चलता है। अंग्रेज़ों के प्रति उनका क्या व्यवहार था, वो कैसा विश्वास करते थे, तो उससे पता चलता है दादा भाई नौरोजी के वाक्य से कि हम ब्रिटिश की प्रजा हैं, हम ब्रिटिश प्रजा हैं, मतलब हम ब्रिटिशर्स हमारे पर रूल करते हैं, मतलब वो राजा हैं, हम उनकी प्रजा हैं, हम अपने हक की मांग कर सकते हैं। वाह दादा भाई नौरोजी, अगर हमें ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं से वंचित रखा जाता है तो फिर भारत को अंग्रेजों के स्वामित्व में रहने से क्या फायदा। ये तो एक एशियाई निरंकुश शासन मात्र होगा। तो मतलब दादा भाई नौरोजी का कहना ये था, एक्चुअल पूरी कांग्रेस का कहना ये था, शुरुआती दौर की जो कांग्रेस थी या बाद की भी कांग्रेस थी, उनका ये कहना था कि हम ब्रिटिश की प्रजा हैं और हम उनसे अपनी मांग रखते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, और वो अगर हमारी मांगें पूरी नहीं करते हैं तो हमें उनके स्वामित्व पे, अब हमें उनकी स्वामित्व पे रहने पे क्या लाभ। वाह, और भी कई चीज़ें हैं। उदारवादियों को नरमपंथी के नाम से जाना जाता है। उनकी कार्यप्रणाली एक विशिष्ट तरीके की थी, जिसमें वे अपने जो भी उनके प्रतिवेदन थे, भाषण थे, जो भी लेख वगैरह थे, उसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार और उसके द्वारा स्थापित जो अंग्रेजी शासन था उसकी प्रशंसा करते थे और अपनी मांगों को उनके पास रखते थे। वे अपनी उन मांगों को समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से स्पष्ट करते थे ताकि जनता पर भी उनके कार्यों का प्रभाव पड़े। ये आपका मॉडरेट वर्किंग सिस्टम था कांग्रेस का, है ना। तभी आज भी कहा जाता है कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए कांग्रेस बनवाई थी। आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, बंगाल विभाजन आपका हुआ था, उसके बारे में हम देख लेते हैं। When Lord Curzon came to India as Viceroy in 1899, his most auspicious decision was the division of Bengal. At that time, Bengal comprised of Bihar and Orissa also, and nationalist activities were on the rise, and revolutionary were rising the banners of revolt during Curzon's tenure in Bengal and other parts of the country. Curzon followed the policy of divide and rule in order to curtail those activities. The eastern part of Bengal was dominated by a large number of Muslims, while the western part had Hindus in majority. He wanted to break the Hindu-Muslim unity to weaken the national movement. Therefore, he divided Bengal into two in 1905, and the eastern part had majority of Muslim and the western part consisted of Hindus. This division was opposed throughout the country. लॉर्ड कर्जन आपका 1899 में भारत का वायसराय बन के आया था। BCO वायसराय हैं और बहुत सारे गवर्नर जनरल्स हैं। गूगल मारिएगा, याद कर लीजिएगा उनको, हालांकि रेलेवेंट नहीं है आपके लिए वो सब याद करना। कुछ वायसराय जो आपकी बुक में मेंशन्ड है उनके बारे में पढ़ लीजिए, उनके काम के बारे में पढ़ लीजिए, बहुत है। उसका सबसे मूर्खतापूर्वक जो काम था, जो भारतीय कहते हैं, वो ये था कि बंगाल का विभाजन। उस समय बंगाल जो आपका प्रांत था, प्रोविंस था, स्टेट था, उसमें बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा सभी मिले हुए थे। मतलब इतना बड़ा स्टेट था, उसको एडमिनिस्ट्रेट करना कितना मुश्किल होगा आज के टाइम पे। अगर आज प्रेजेंट टाइम पे अपने देश में अगर इतना बड़ा होता कोई राज्य, तो उसको एडमिनिस्ट्रेट करना कितना मुश्किल होता। तो उस समय जो बंगाल था उसमें बंगाल, बिहार, असम और उड़ीसा, ये जो आज चार हैं वो एक साथ थे। कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल सहित भारत के बहुत सारे भागों में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी गतिविधियों में वृद्धि हो गई थी। क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी गतिविधियाँ आपकी बहुत ज़्यादा चरम पे थी। इसके लिए उसने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई।
तो डिवाइड एंड रूल का तो इनका हिसाब बहुत ही पुराना है, सदियों पुराना तो नहीं कह सकते, तो सदियों पुराने थे भी नहीं ये, तो काफ़ी पुराना है। आज भी ये लोग ये रूल आपका अपना ही लेते हैं। तो बंगाल प्रांत के जो पूर्वी भाग था, ईस्टर्न जो भाग था, उसमें मुस्लिमों को जो मुस्लिम्स थी उनकी संख्या ज़्यादा थी, और पश्चिम भाग में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। ठीक है, तो वो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ के राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करना चाहता था। तो उस टाइम पे हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ मिलके अंग्रेज़ों को इस देश से भगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। दोनों की मिलीजुली प्रणाली काम कर रही थी। तो लॉर्ड कर्जन ने देखा कि ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, तो उसने सोचा कि चलिए 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने इस भागीदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश की, जिससे ये आपका राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हो सके। और उसने 1905 ईस्वी में बंगाल को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसका जो पूर्वी प्रांत था, जो ईस्टर्न प्रोविंस था, उसमें आपके मुस्लिम बहुल हो गए, और जो पश्चिम भाग था, वेस्टर्न भाग था, उसमें हिंदुओं की संख्या ज़्यादा हो गई। इस आंदोलन का आपका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। विरोध की वजह से आपका बंग भंग करके एक नारा निकाला गया था, और कि बंगाल का जो विभाजन है उसको भंग कर दिया जाए। इसी टाइम पे आपका वंदे मातरम गीत आपका सबसे ज़्यादा प्रचलन में था। और इसी टाइम पे आपका अमार तोहार बंगला करके एक गीत है आपका, जो आज के टाइम पे बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। तो वो भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गाया जा रहा था। और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के जो आनंद मठ है उसमें ये चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, देख ले कितने। चलिए वीडियो अब बाकी अब आखिरी दूसरे पार्ट में पढ़ाएंगे।